हाँ नमस्कार, समाचार आप देख रहे हैं। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराज झारखंड सत्ता संग्राम के लिए कल नतीजों की बारी। राजनीतिक दलों ने ठोके अपने अपने जीत के दावे। पीएम का 3 देशों का सफल दौरा। पीएम का 3 देशों का सफल दौरा संपन्न। प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी आज। सोशल मीडिया पर साझा की खूबसूरत यादें। और गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर बैठक। गृहमंत्री ने दोहराई अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता। और मणिपुर को लेकर खड़गे के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। मणिपुर मुद्दे को सनसनीखेज बनाने का लगाया आरोप। कहा कांग्रेस की विफलता का ही दंश झेल रहा है मणिपुर। प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। आप सरकार की कोशिशों से असंतुष्ट शीर्ष अदालत। राजधानी में सभी 113 प्रवेश बिंदुओं पर चेक पॉइंट स्थापित करने के निर्देश। और कुछ खबरें देख लेते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में अब 12 घंटे से भी कम समय बचा है। नतीजे आने से पहले ही महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। इस बीच महाविकास आघाड़ी में सरकार के नेतृत्व को लेकर तकरार शुरू है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब परिणामों की बारी है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी 24 जिला मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम के बीच मतगणना होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। मतगणना क्षेत्रवार होगी। संख्या के लिहाज से तोरपा में सबसे कम 17 राउंड और चतरा में सबसे अधिक 27 राउंड की मतगणना होगी। मतगणना केंद्रों में फिलहाल कड़ा पहरा है और सीसीटीवी से केंद्रों की निगरानी की जा रही है। साथ ही पर्याप्त संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। 8 बजे आपका पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगी। 8:30 बजे ईवीएम का काउंटिंग शुरू होगी। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के लिए लगभग 45 1 मिनट 1 घंटा का समय लगेगी। कल जो तैयारी है उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा एक्सेस कंट्रोल का। एक्सेस कंट्रोल के लिए ब्रीफिंग की जा रही है कि किनकी एंट्री है और कहां तक एंट्री है। इधर चुनाव नतीजों को लेकर प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं राजनीतिक दलों की जीत के अपने अपने दावे हैं। जी लीजिए जितना जीना है, जितनी मर्जी जीना है ख्वाबों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में, क्योंकि जो सच्चाई आपको दिखेगी ना 23 तारीख के दोपहर और शाम तक, वो बहुत रूड आपको शॉक लगने वाला है। कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं खुला। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बीच विभिन्न दलों के जीत के अपने अपने दावे हैं। महायुति की सरकार जरूर महाराष्ट्र में बनेगी और जो वादे हमने किए हैं वो वादे पूरा करने का काम हमारी सरकार करेगी। महाराष्ट्र में हमारे विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रहे। कोई फॉर्मूला अभी तक तैयार नहीं किया है। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160 165 तक हम विधायक हमारे चुनकर आएंगे। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जिस तरह जनता ने कांग्रेस को नकारा है, हराया है, उसी तरह झारखंड में, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस नेतृत्व का गठबंधन का सुफड़ा साफ होगा। दावे और प्रतिदावे के बीच अब सबकी निगाहें तो 23 नवंबर को होने वाली मतगणना पर लगी हुई है कि जनता किसके सर पर जीत का ताज रखती है। ब्यूरो इनपुट के साथ रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर के मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप का अनुरोध करने और केंद्र पर संकट को दूर करने में नाकाम रहने का आरोप लगाने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे पर शुक्रवार को पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस मणिपुर में स्थिति को सनसनीखेज बनाने की बार बार कोशिश कर रही है।
मणिपुर में हाल ही में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार जहां हालात को सामान्य बनाने की कोशिश में लगी है, वहीं विपक्ष इस मामले में सियासत से बाज नहीं आ रहा है। मणिपुर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रपति को लिखे पत्र के आरोपों और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर भाजपा हमलावर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को पत्र लिखकर तमाम आरोपों का करारा जवाब दिया है। खड़गे के खत का सिलसिलेवार ढंग से जवाब देते हुए नड्डा ने लिखा, चौंकाने वाली बात यह है कि मणिपुर में स्थिति को सनसनीखेज बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा बार बार प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप भूल गए हैं कि न केवल आपकी सरकार ने भारत में विदेशी उग्रवादियों के अवैध प्रवास को वैध बनाया, बल्कि तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने उनके साथ संधियों पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने देश से भागने वाले इन ज्ञात उग्रवादी नेताओं को उनके अस्थिर करने के प्रयासों को जारी रखने के लिए पूरे दिल से समर्थन और प्रोत्साहन दिया गया। नड्डा ने खड़गे को कहा कि लगता है कि आपकी पार्टी 90 के दशक में और यूपीए सरकार के समय किए गए गलत फैसलों को भूल रही है। मैं आपकी पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो मणिपुर में स्थानीय मुद्दों से निपटने में उसकी घोर विफलता रही, जिसका असर आज भी मणिपुर में महसूस किया जा रहा है। वहीं जेपी नड्डा ने अपने पत्र में कहा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में मणिपुर ने इतिहास के सबसे खूनी दौर में से एक देखा है। 90 के दशक के काले दौर के अलावा जब बड़े पैमाने पर हिंसा के कारण हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग विस्थापित हुए, अकेले 2011 में मणिपुर ने 120 दिनों से अधिक समय तक पूर्ण नाकेबंदी देखी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मणिपुर मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हस्तक्षेप की मांग की थी और संकट को कम करने में केंद्र पर पूरी तरह विफल होने का आरोप लगाया था। वहीं मणिपुर में मंत्रियों और विधायकों के आवास पर हुए हमले की सीएम एन बीरेन सिंह ने कड़ी निंदा की। I already condemn कि those who are genuinely agitating against the killings of the innocent people, they are genuine. Their movement, their agitation, we support because everybody has right to democratically agitate. मणिपुर में विपक्ष कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से जिस तरह पूर्वोत्तर के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई है, उसे पूर्वोत्तर राज्यों में उल्लेखनीय प्रगति और विकास से समझा जा सकता है। मोदी सरकार में पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास जारी है। पूर्वोत्तर अब विवादों से मुक्त होकर आकांक्षाओं का क्षेत्र बन रहा है। क्षेत्र में हिंसक घटनाओं में कमी आई है, वहीं क्षेत्र में बढ़ी आर्थिक गतिविधियों से पलायन में कमी आई है। कुल मिलाकर सियासी दलों को इस मामले में एक सुर से राज्य में शांति प्रयासों में मदद करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सियासी बयानबाजी हो रही है, वो इन कोशिशों की राह में रोड़ा प्रतीत हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली पुलिस के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में गृह सचिव, डायरेक्टर आईबी, दिल्ली पुलिस आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अपराध के विरुद्ध हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसलिए दिल्ली की कानून व्यवस्था में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं है। हर एक दिल्लीवासी खुद को पूर्णतः सुरक्षित महसूस करे, ये हर दिल्ली पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत जवाबदेही है। अमित शाह ने कहा कि अधिकारी नागरिक सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष कार्य योजना बनाकर अभियान चलाएं। लोगों के मन में दिल्ली पुलिस को देखकर सुरक्षा का भाव और अपराधियों में भय का भाव उत्पन्न हो। बच्चों दिल्ली की प्राथमिकता में, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा प्राथमिकता में होनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में ओडिशा पर्व का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने ओडिशा वासियों के योगदान का जिक्र किया, साथ ही सभी को ओडिशा पर्व की शुभकामनाएं दी। 22 से 24 नवंबर तक चलने वाले इस उत्सव में ओडिशा की संस्कृति से जुड़े पारंपरिक खान-पान, वेशभूषा और नृत्य के दर्शन होंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर की श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली की जनता जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर है और बढ़ते प्रदूषण से लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का AQI
कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली की जनता जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर है और बढ़ते प्रदूषण से लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का AQI कई क्षेत्रों में बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में सुबह से ही कोहरे की घनी चादर छाई हुई है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद भी प्रदूषण की स्थिति में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। शुक्रवार की सुबह कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI का स्तर 400 के पार दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी का AQI सर्वाधिक 424 दर्ज हुआ, वहीं वजीरपुर इलाके का AQI 412, बवाना का 409, आनंद विहार और नेहरू नगर में 408, मुंडका और शादीपुर में 401 दर्ज किया गया। दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हलफनामे पर नाराजगी जताई है। प्रदूषण की सुनवाई के दौरान एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 के अमल को लेकर दिल्ली सरकार के हलफनामे से असंतुष्टि जताई। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि दिल्ली में तकरीबन 100 ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जहां पर कोई चेकपोस्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर अपने हलफनामे में इस बात का जिक्र नहीं किया है कि कितने एंट्री पॉइंट्स पर ऑफिसर तैनात हैं। एमिक्स क्यूरी के मुताबिक दिल्ली में ऐसे एंट्री पॉइंट्स की संख्या 113 है, लेकिन दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि मुख्यतः 13 जगहों पर निगरानी रखी जा रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से कहा है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी 113 एंट्री पॉइंट्स पर चेकपोस्ट तैनात किया जाए। पोल्यूशन तो बहुत ज्यादा हो रहा है। आगे जलती है, सुबह सुबह निकल जाओ तो। दिल्ली सरकार कर क्या रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हम लोग इतना एंजॉय क्या करते थे, आज यहाँ से निकलने में इतना दूभर हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर जमकर राजनीति भी हो रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस मामले में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कोशिश में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद यानी कि NDMC ने कई स्थानों पर नाइट क्लीनिंग और सड़कों की सफाई की। माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन से प्रेरणा लेते हुए नाइट क्लीनिंग, नाइट स्ट्रीट वॉशिंग को हमने शुरू किया। हमारा अगला संकल्प गार्बेज फ्री NDMC भी है। सर्दियां शुरू होने के साथ ही दिल्ली की आबोहवा और ज्यादा बिगड़ गई है। सुबह शाम ही नहीं, दिन में भी दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और उत्तर प्रदेश के संभल शहर में शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद को मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका के बाद 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वे के दौरान की गई वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को 29 नवंबर को न्यायालय में पेश किया जाएगा। विवाद के शुरू होने के बाद आज शाही जामा मस्जिद में पहली जुम्मे की नमाज थी। नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस और प्रशासन पहले से ही सतर्क थे। PSC और RRF बल के अलावा कई थानों की पुलिस को मौके पर तैनात कर दिया गया। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। कनाडाई मीडिया में भारत को बदनाम करने वाली रिपोर्ट पर भारत के सख्त कदम के बाद कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने यू टर्न लिया है। जस्टिन ट्रूडो सरकार की ओर से लगातार भारत सरकार के मंत्रियों और अहम पद पर आसीन लोगों पर तमाम तरह के भ्रामक आरोप लगाए जा रहे हैं। अब कनाडा के ही अधिकारी ने इन आरोपों को लेकर कहा है कि ये अटकलबाजी और गलत है। कनाडा की भारत के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी के बाद भारत की कड़ी फटकार और कूटनीति के चलते झूठ की पोल खुल गई है। खुद कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। कनाडा का यह यू टर्न भारत की कड़ी फटकार के बाद सामने आया है।
इससे पहले वहां की मीडिया ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है और इस बार शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया है। हालांकि भारत ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। दबाव बढ़ा तो कनाडा ने यू टर्न लेते हुए खालिस्तानी आतंकी निज्जर हत्या मामले में भारत के शीर्ष नेताओं के नाम घसीटने पर सफाई दी है। ट्रूडो के प्रीवी काउंसिल के डिप्टी क्लर्क और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नथाली जे ड्रोइन की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि 14 अक्टूबर को सार्वजनिक सुरक्षा पर खतरे को देखते हुए रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस और अधिकारियों ने भारत पर कनाडा में आपराधिक गतिविधियों के सार्वजनिक आरोप लगाए थे। कनाडा के पास भारत के नेताओं को कनाडा के भीतर आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने के कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बयान काल्पनिक और गलत हैं। भारत कनाडा विवाद की शुरुआत वर्ष 2023 में उस वक्त हुई जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 18 जून को गोली मारकर हत्या कर दी गई। भारत द्वारा आतंकवादी घोषित हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में कनाडा ने भारत की संलिप्तता का दावा किया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर 2023 को कनाडा की संसद में आरोप लगाया कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की है। हालांकि भारत ने कनाडा के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। गौरतलब है कि 1 साल से चल रहे इस विवाद में कनाडा ने अभी तक भारत को एक भी सबूत उपलब्ध नहीं कराए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। मेला प्राधिकरण द्वारा संगम की रेती पर बसने वाले मेले को 4000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि इस साल 2019 के कुंभ मेले के मुकाबले 1.5 गुना अधिक तक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा मेले की बसावट को 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। इस बार महाकुंभ 2025 को व्यवस्था की दृष्टि से करीब 4000 हेक्टेयर में ये मेला फैला हुआ है और करीब 25 सेक्टरों में विभक्त किया गया है। बसावट का कार्य हम लोगों ने शुरू कर दिया है और टारगेट है कि हम लोग 15 दिसंबर के आसपास तो मेला बसा लेंगे। हम लोग 1.5 से 2 गुना ज़्यादा श्रद्धालुओं की उम्मीद कर रहे हैं। बिजली, पानी, जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनका व्यवस्थापन, सारी चीज़ों का व्यवस्थापन और वहाँ पर साफ सफाई इत्यादि मेंटेन कराना, समस्त सेक्टर में जितने भी कार्य मेला प्राधिकरण द्वारा है वो सब एक सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा इंश्योर किए जाएंगे। और भाजपा नेता, पश्चिम बंगाल की भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों का विकास नहीं चाहती, वे केवल राजनीति करना चाहती हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय न्याय संहिता पेश करने पर ममता बनर्जी के विरोध की बात कही। वहीं उन्होंने आरजीकर मेडिकल कॉलेज मामले पर अपराजिता विधेयक को अप्रासंगिक करार दिया। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों को, जनता जनार्दन का डेवलपमेंट करना नहीं है, माइनॉरिटी मुसलमान भाई बहनों का उन्नयन करना नहीं है, उनको सिर्फ राजनीति करना है। और पहले भी हम लोग देखे हैं, भारतीय न्याय संहिता मोदी जी लाए थे, वो विरोधिता किए ममता बनर्जी, और जब अभया का मृत्यु हुआ तब वो दूसरा एक बिल लाया अपराजिता, जिसका कोई मायने ही नहीं है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, जिसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। वो यहाँ पर लाए, विधानसभा में नाटक किए कि अपराजिता बिल ला रहे। अरे आपका पश्चिम बंगाल भारत के अंतर्गत है अभी भी। और इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ने किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में जस्टिस नागेंद्र मेमोरियल व्याख्यान में कुछ मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कृषि मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मनदीप कौर द्विवेदी ने कहा कि किसान उत्पादक संगठन किसानों की आमदनी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि उपज में वैल्यू एडिशन किसानों को आर्थिक मजबूती दे रहे हैं। डबलिंग फार्मर इनकम में हर किसी का रोल है। ये स्लोगन है टू गैल्वनाइज पीपल, पर जैसे सर बोले कि कुछ किसानों की आय बहुत गुना बढ़ी है, कुछ की कम बढ़ी है, वो बेसलाइन के ऊपर निर्धारित करता है। और इसमें बहुत सारा रिसर्च एनालिसिस, स्वामीनाथन कमेटी जो अक्सर कोट की जाती है, तो मिनिस्ट्री की ओर से जो एक 3 साल पूर्व शुरू किया गया वो था कि किसानों को संगठित करके
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाएं, क्योंकि जब हमने किसानों के आय की बात करनी है तो आय बेसिकली उसको मुनाफा कितना हुआ, उसने खर्चा कितना किया और उसको मुनाफा कितना हुआ। तो सर्वप्रथम तो इस पे फोकस इसलिए किया गया कि किसान की जो अपनी लागत है कृषि की वो कम हो जाए। और जम्मू में एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को लेकर सियासत जोर मार रही है। जम्मू में कश्मीरी पंडित प्रवासियों की दुकानों पर हुए ध्वस्तीकरण से विवाद खड़ा हो गया है। बुधवार को जम्मू विकास प्राधिकरण ने मुठी इलाके में करीब 1 दर्जन दुकानों को ध्वस्त किया था। ये दुकानें उन कश्मीरी पंडित परिवारों की थी जिन्हें 3 दशक पहले तत्कालीन जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ बसाया था। इस घटना के बाद कई राजनीतिक दलों और कश्मीरी पंडित संगठनों ने सरकार की आलोचना की है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने इसे कश्मीरी पंडितों की दशकों की तकलीफ़ों पर एक और चोट बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा, पहले आदिवासी समुदाय को निशाना बनाया गया और अब कश्मीरी पंडितों को, ये उन्हें अलग थलग करने का काम करेगा। बीजेपी प्रवक्ता जीएल रैना ने घटनास्थल का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। जीएल रैना ने इसे एनसी कांग्रेस गठबंधन सरकार की बदले की कार्रवाई बताया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक व्यवस्था देने की मांग की। जीएल रैना ने कहा कि सरकार को इस असहाय समुदाय को निशाना बनाना बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सूचना सेवा के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी, डीडी न्यूज़ के पूर्व डीजी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव एमएस खान के निधन पर हार्दिक दुख व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना जताई है। आयुष मंत्रालय द्वारा देश में आयुष मंत्रालय द्वारा देश में 26 नवंबर से प्रकृति परीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग पर रहेगी। इस बारे में आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि प्रकृति का स्वास्थ्य रक्षण में बहुत महत्व होता है। राजधानी दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए देश का प्रकृति परीक्षण अभियान की रूपरेखा पर विस्तृत रूप से चर्चा की। आयुष मंत्री ने बताया कि आगामी 26 नवंबर से इस अभियान की शुरुआत होगी, जिसके तहत 1 करोड़ लोगों का प्रकृति परीक्षण किया जाएगा। प्रकृति किसी व्यक्ति की आयुर्वेदिक रूपरेखा या अद्वितीय मनोदैहिक स्वभाव है, जिसमें उसकी शारीरिक, कार्यात्मक और व्यवहारिक विशेषताएं शामिल होती हैं। आयुष मंत्रालय द्वारा इस अभियान का प्रथम चरण 26 नवंबर 2024 अर्थात संविधान दिवस से आरंभ होकर 25 दिसंबर 2024 अर्थात पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती दिवस तक 1 माह तक चलाया जाएगा। देश के आयुर्वेद महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र, अध्यापक तथा देश में स्वास्थ्य सेवा देने वाले आयुर्वेद के चिकित्सक मिलाकर लगभग 3.5 लाख प्रकृति परीक्षण स्वयंसेवकों द्वारा यह अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक उत्पाद देखने को मिल रहे हैं। इस मेले में महिलाएं जहां सौंदर्य उत्पादों की खरीदारी करती नजर आ रही हैं, तो वहीं आयुर्वेदिक फल भी इस मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के हॉल संख्या 14 में लोगों का ज़्यादा रुझान सौंदर्य उत्पादों की तरफ भी देखने को मिला। यहाँ लोग जमकर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। मेले में उत्पादों पर कंपनियां छूट भी प्रदान कर रही हैं। हमारी रेंज बहुत रीजनेबली प्राइस्ड है ताकि लोगों की पॉकेट्स में भी अफोर्ड भी हो सके
और वो अपना जो सौंदर्यीकरण करना चाहते हैं वो भी कर सकें। ये मंच बहुत ही अच्छा है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म फॉर बोथ द कंपनीज एज वेल एज द पब्लिक टू सी व्हाट आर द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स व्हिच आर अवेलेबल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड। रुझान तो अच्छा है, थोड़ा बिजनेस डेज मेरे को लगता है कम कर देने चाहिए क्योंकि पब्लिक को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एवरी बिजनेसमैन हु इज टेकिंग पार्ट इन द ट्रेड फेयर इज़ लुकिंग फॉर हिज कस्टमर, और वो कस्टमर से इंटरेक्शन ज़्यादा करना चाहेगा क्योंकि बिजनेस डीलिंग्स तो वैसे भी हो सकती हैं। मेले में इस बार एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं। इन्हीं में से एक लद्दाख में पाए जाने वाले आयुर्वेदिक बद्री फल से बने उत्पाद भी हैं, जो व्यापार मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस बार हम लोग लद्दाख में पाया जाने वाला ये आयुर्वेदिक फल है, जिसे बद्री फल के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम लोग लेकर के आए हैं, जिसका हजारों सालों से ही इस्तेमाल इंसान के शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए और स्वास्थ्य उसका बेहतर बनाने के लिए किया जाता रहा है। और इसका कारण ये है कि इसके अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स इसको एक बहुत बड़ी एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अच्छे फलों का इस्तेमाल अपने शरीर के एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ाने के लिए करते हैं। इसके अंदर ऑरैक वैल्यू, जिसे ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी भी कहते हैं, वो लाखों में जाती है। 14 नवंबर से शुरू हुआ ये मेला 27 नवंबर को संपन्न हो रहा है। इस बार मेले की थीम विकसित भारत @2047 रखी गई है। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, DD न्यूज़, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री अपनी इस यात्रा में ब्राज़ील गए थे, जहां उन्होंने G20 सम्मेलन में हिस्सा लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री गयाना होते हुए वापस अभी स्वदेश लौटे हैं। ये प्रधानमंत्री की स्वदेश वापसी की तस्वीरें हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत। प्रधानमंत्री 3 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे और उनकी यात्रा के अंतिम चरण में वो गयाना गए, जहां पर उन्होंने गयाना की संसद को संबोधित किया। और हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ इस संबंध में इस स्टोरी पर जुड़ रहे हैं। सुधाकर, एक सफल दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? जी बिल्कुल अशोक, बहुत ही सफल दौरा, ऐतिहासिक भी कह सकते हैं। खास तौर से जब भारत आज दुनिया की समस्याओं को हल करने की दिशा में एक नेतृत्व करता माना जा रहा है पीएम मोदी के नेतृत्व में, उस लिहाज से चाहे आप G20 की बैठक को देख लीजिए या फिर ग्लोबल साउथ के साथ जो कनेक्ट पीएम मोदी लगातार कर रहे हैं, उसमें नाइजीरिया का दौरा हो, गुयाना का दौरा हो, उसको देख लीजिए। और जिस तरह का अभूतपूर्व स्वागत उन देशों में पीएम मोदी का हुआ। अब देखिए अशोक, करीब 30 वैश्विक नेताओं के साथ पीएम की बातचीत हुई, बैठक हुई। उसमें से 21 बायलैटरल मीटिंग थे जो डिटेल में चर्चा हुई। करीब आधा दर्जन ऐसे नेता थे जो अपने देश में आए हैं, पहली बार शासन में आए, उनके साथ मुलाकातें हुई। कई अहम, एक तरह से ये सिर्फ विदेश यात्रा नहीं, भारत की विकास यात्रा का कह सकते हैं ये दौरा एक बहुत बड़ा जरिया बना है। अशोक जी, सुधाकर शुक्रिया आपका। और इस बीच प्रधानमंत्री न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री ने शिरकत की और प्रधानमंत्री का संबोधन आपको दिखा रहे हैं। गुटेन अबेंड स्टटगार्ट की न्यूज़ 9 ग्लोबल समिट में आए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मिनिस्टर विनफ्रीड, कैबिनेट में मेरे सहयोगी ज्योतिरादित्य सिंधिया
और इस समिट में शामिल हो रहे देवी और सज्जनों, इंडो जर्मन पार्टनरशिप में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। भारत के TV9 ने फ्राउ एफ बे, स्टुटगार्ट और बाडेन व्यूर्टेम्बर्ग के साथ जर्मनी में इस समिट आयोजित की है। मुझे खुशी है कि भारत का एक मीडिया समूह आज के इंफॉर्मेशन युग में जर्मनी और जर्मन लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। इससे भारत के लोगों को भी जर्मनी और जर्मनी के लोगों को समझने का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि न्यूज़ 9 इंग्लिश न्यूज़ चैनल भी लॉन्च किया जा रहा है। साथियों, इस समिट की थीम इंडिया जर्मनी आ रोड मैप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ है और ये थीम भी दोनों ही देशों की रिस्पॉन्सिबल पार्टनरशिप की प्रतीक है। बीते 2 दिनों में आप सभी ने इकोनॉमिक इश्यूज के साथ साथ स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से जुड़े मुद्दों पर भी बहुत सकारात्मक बातचीत की है। साथियों, यूरोप जियो पॉलिटिकल रिलेशंस और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से भारत के लिए एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक रीजन है और जर्मनी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टनर में से एक है। 2024 में इंडो जर्मन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 25 साल पूरे हुए हैं और ये वर्ष इस पार्टनरशिप के लिए ऐतिहासिक है, विशेष रहा है। पिछले महीने ही चांसलर शोल्ज अपनी तीसरी भारत यात्रा पर थे। 12 वर्षों बाद दिल्ली में एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ द जर्मन बिजनेसेस का आयोजन हुआ। इसमें जर्मनी ने फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट रिलीज किया। यही नहीं, स्किल्ड लेबर स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया उसे भी रिलीज किया गया। जर्मनी द्वारा निकाली गई ये पहली कंट्री स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी है। साथियों, भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भले ही 25 वर्ष हुए हो, लेकिन हमारा आत्मीय रिश्ता शताब्दियों पुराना है। यूरोप की पहली संस्कृत ग्रामर, ये बुक्स को बनाने वाले शख्स एक जर्मन थे। 2 जर्मन मर्चेंट्स के कारण जर्मनी यूरोप का पहला ऐसा देश बना जहां तमिल और तेलुगु में किताबें छपी। आज जर्मनी में करीब 3 लाख भारतीय लोग रहते हैं। भारत के 50,000 छात्र जर्मन यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं और ये यहाँ पढ़ने वाले फॉरेन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा समूह भी है। भारत जर्मनी रिश्तों का एक और पहलू भारत में नजर आता है। आज भारत में 1800 से ज्यादा जर्मन कंपनियां काम कर रही है। इन कंपनियों ने पिछले 3-4 साल में $15 बिलियन का निवेश भी किया है। दोनों देशों के बीच आज करीब $34 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड होता है। मुझे विश्वास है आने वाले सालों में ये ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत और जर्मनी की आपसी पार्टनरशिप लगातार सशक्त हुई है। साथियों, आज भारत
दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है। दुनिया का हर देश विकास के लिए भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। जर्मनी का फोकस ऑन इंडिया डॉक्यूमेंट भी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इस डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि कैसे आज पूरी दुनिया भारत की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को एक्नॉलेज कर रही है। दुनिया की सोच में आए इस परिवर्तन के पीछे भारत में पिछले 10 साल से चल रहे रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र की बड़ी भूमिका रही है। भारत ने हर क्षेत्र, हर सेक्टर में नई पॉलिसीज बनाई। 21वीं सदी में तेज ग्रोथ के लिए खुद को तैयार किया। हमने रेड टेप खत्म करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया। भारत ने 30,000 से ज्यादा कंप्लायंस खत्म किए। भारत ने बैंकों को मजबूत किया ताकि विकास के लिए टाइमली और एफोर्डेबल कैपिटल मिल जाए। हमने जीएसटी की एफिशिएंट व्यवस्था लाकर कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम को बदला, सरल किया। हमने देश में प्रोग्रेसिव और स्टेबल पॉलिसी मेकिंग एनवायरनमेंट बनाया ताकि हमारे बिजनेस आगे बढ़ सके। आज भारत में एक ऐसी मजबूत नींव तैयार हुई है जिस पर विकसित भारत की भव्य इमारत का निर्माण होगा और जर्मनी इसमें भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर रहेगा। साथियों, जर्मनी की विकास यात्रा में मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग का बहुत महत्व रहा है। भारत भी आज दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया से जुड़ने वाले मैन्युफैक्चरर्स को भारत आज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव देता है और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आज मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भारत दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। दूसरा सबसे बड़ा स्टील एंड सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और चौथा सबसे बड़ा 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी बहुत जल्द दुनिया में अपना परचम लहराने वाली है। ये इसलिए हुआ क्योंकि बीते कुछ सालों में हमारी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, लॉजिस्टिक कॉस्ट रिडक्शन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और स्टेबल गवर्नेंस के लिए लगातार पॉलिसीज बनाई हैं, नए निर्णय लिए हैं। किसी भी देश के तेज विकास के लिए जरूरी है कि हम फिजिकल, सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। भारत में इन तीनों फ्रंट्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का काम बहुत तेजी से हो रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर हमारे इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन का प्रभाव आज दुनिया देख रही है। भारत दुनिया के सबसे अनोखे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला देश है। साथियों, आज भारत में बहुत सारी जर्मन कंपनीज है। मैं इन कंपनियों को निवेश और बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। बहुत सारी जर्मन कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने अब तक भारत में अपना बेस नहीं बनाया है। मैं उन्हें भी भारत आने का आमंत्रण देता हूं। और जैसा कि मैंने दिल्ली की एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस ऑफ जर्मन कंपनीज में भी कहा था, भारत की प्रगति के साथ जुड़ने का यही समय है, सही समय है। इंडिया का डायनेमिज्म
जर्मनी के प्रिसिशन से मिले, जर्मनी की इंजीनियरिंग इंडिया की इनोवेशन से जुड़े। ये हम सभी का प्रयास होना चाहिए। दुनिया की एक एंशियंट सिविलाइजेशन के रूप में हमने हमेशा से विश्व भर से आए लोगों का स्वागत किया है, उन्हें अपने देश का हिस्सा बनाया है। मैं आपको दुनिया के समृद्ध भविष्य के निर्माण में सहयोगी बनने के लिए आमंत्रित करता हूं। थैंक यू। दानके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडो जर्मन पार्टनरशिप पर, इंडिया जर्मनी स्ट्रैटेजी सस्टेनेबल ग्रोथ पर जो एक जो कॉन्क्लेव था, उस कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, रणनीतिक संबंध है, उनके 25 साल भी हो गए और दोनों देश जो हैं किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं उसके बारे में बताया। भारत में जर्मनी की 1800 कंपनियां काम करती हैं और जबकि दोनों के स्ट्रैटेजिक रिलेशन को 25 साल पूरे हो गए हैं, तो ऐसे में इस कॉन्क्लेव की अपनी इम्पोर्टेंस है, जो स्ट्रैटेजिक रिलेशन पर जो है इसको और मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री का एक संदेश था। और बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों में अब 12 घंटे से भी कम समय बचा है। नतीजे आने से पहले महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी ने अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया है। इस बीच महाविकास आघाड़ी में सरकार के नेतृत्व को लेकर तकरार शुरू हो चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद अब परिणामों की बारी है, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी 24 जिला मुख्यालयों में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के त्रिस्तरीय इंतजाम के बीच मतगणना होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि सबसे पहले 8 बजे पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम के मतों की गिनती शुरू की जाएगी। मतगणना क्षेत्रवार होगी। संख्या के लिहाज से तोरपा में सबसे कम 17 राउंड और चतरा में सबसे अधिक 27 राउंड की मतगणना होगी। मतगणना केंद्रों में फिलहाल कड़ा पहरा है और सीसीटीवी से केंद्रों की निगरानी की जा रही है। साथ ही पर्याप्त संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। 8 बजे आपका पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू होगी, 8:30 बजे ईवीएम का काउंटिंग शुरू होगी। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के लिए लगभग 45 मिनट 1 घंटा का समय लगेगी। कल जो तैयारी है उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा एक्सेस कंट्रोल का। एक्सेस कंट्रोल के लिए ब्रीफिंग की जा रही है कि किनकी एंट्री है और कहां तक एंट्री है। इधर चुनाव नतीजों को लेकर प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं राजनीतिक दलों की जीत के अपने अपने दावे हैं। जी लीजिए जितना जीना है, जितनी मर्जी जीना है, ख्वाबों की दुनिया में, सपनों की दुनिया में, क्योंकि जो सच्चाई आपको दिखेगी ना 23 तारीख के दोपहर और शाम तक, वो बहुत रूड आपको शॉक लगने वाला है। कि हमारे 24 जिलों में 11 जिलों में भाजपा और उसके गठबंधन का खाता तक नहीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों के दौरे से लौट आए हैं, लेकिन उन्होंने गयाना में उस दौरे में अपने गयाना में क्रिकेट खिलाड़ियों से उन्होंने मुलाकात की। देखते हैं क्रिकेट खिलाड़ियों से उनकी मुलाकात में क्या कुछ हुआ। So, Prime Minister, we have prepared a very bouncy wicket for you here. And I open the door. Tuck, tuck, police start to beat me. Police start to beat me. I said, me, West Indies, nahi. There is no policeman here. Please come. After India beat West Indies at Albion Clive, I said we're not playing any more matches at this ground. So this bat, this signature on this bat has scored not only centuries, has scored the most important thing. Wow. That is love and honor and pride to all of humanity from Prime Minister Modi. Thank you. Welcome to everybody. Welcome. The great man. How are you, sir? I'm fine. Great to see you. Good. Nice to be in our country. Vishu, West Indian spinner. Vishu was originally from Gujarat. Yeah, I think so. Huh? You were trying to find out your place. Yeah, I was trying to find out, yeah. When you came to Rajkot, I think you went to see
Please. I was trying to look at it. Yes. Kalicharan. So, Kalicharan ji, you have lost everything. And your favorite cricketer is the wall. Yeah. Rahul Dravid. This is our wall. Yeah. Ryan Chandrapal. Rahul. So he is the equivalent to Rahul Dravid in West Indies, Ryan Chandrapal. So Prime Minister, we have prepared a very bouncy wicket for you here. How's your health? Still you are active. Let me show you this special trophy here. You will be the first one to hold this trophy, Prime Minister, but it's heavy. I'll hold it for you. Yes. This was specially designed. This is the new globe. It was made in Delhi. So this is a new tournament, the Global Super League. Wow. And we got very good. We got the support and blessings from the Indian Cricket Board. बहुत ही अच्छा रहा और मैं मेरे मित्र और राष्ट्रपति जी का आभारी हूँ। वैसे मैं नाइजीरिया से शुरू किया था, आज आखिरी दिन है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सालों के बाद गयाना आया तो पुराने काफ़ी लोगों से मिलने का मौका भी मिल गया। When Gary Sober's was a player, उस समय जो टीम के मैनेजर थे, शायद टेनिनार के थे, राम रिखी, उनका फ़ोन आया कि मैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम का मैनेजर हूँ और मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। मुझे तो कुछ पता नहीं था, मेरा कोई अचानक मुझे कैसे बुलाया, तो देन काफ़ी मज़ा आया उनके साथ। Ricky. Ricky. Oh, yeah. Farouk engineer. Farouk engineer. Yes, Farouk engineer, yes. For about 15 years with Andy, he was my roommate. And he taught me a couple of words. I know Chalo, Chaladi. Chalo, oh. But then he tried to improve my Hindi, but he taught me all the swear words. So I really got it. But he was great. He was a wonderful teammate. उनको इंजरी हो गई, उसके बाद उनके लिए तकलीफ हो गई। अभी भी मेरी लास्ट में थोड़े दिन पहले बात हुई थी उनसे, क्योंकि मेरी और उनकी मातृभाषा एक है, हम मदर टंग एक है, तो मेरा फारूक के साथ काफ़ी अच्छा नाता रहता है। I want to tell you my first tour to India, 1973-74. What tour? You know, you broke the country. Going back to mother country is very, very emotional and touching. The West Indian team arrived. They were going through the VIP lounge, and I was looking around the airport to see everything. 5 o'clock in the morning, listening to the sitar music, you know. And by that time, the whole team went in. So I followed into the VIP lounge. And I opened the door. Tap, tap, police started beating. Police started beating me. I said, me, West Indies, nahi. No. Now, Bombay Airport in those days, 5,000 people sitting down in the church. I was one of them. And the team came out. I was looking for anything, anyhow. The manager would say, manager, please, I'm here. He came to me, tell you what are you doing with it? Ask him. Ask him. And the police came back, and in amazement, I said, here we go. So the chaps put the box board and put my name, Alvin Kalicharan, West Indies. I want to share that my first experience to mother country. Very interesting. So Bates was outside of the bus. Right? So we were all sitting. So came out, I went to run and call the police. So the police chased Bates around the bus all around. And then when he tried to open the bus now,
the police was still chasing him, missing the dog. He missed the dog. He came in and he sat. Everybody sitting in the bus now. I know who did this. I said, who did? You! You know, Kapil Dev, when he came to Guyana, he said to us, you were there, Bobby. He said when they made the movie on the World Cup, he went to the director because they came to him to get the whole script. And he told them there was an important aspect of the movie that was missing. And that was Guyana. Because he said the inspiration to win the World Cup came from Guyana. Because the Indian team came to Guyana and played West Indies at Albion. And that was the first time India won a one-day outside of India against the Great West Indies. And he said when they beat West Indies in Albion, that gave them the inspiration and the motivation that they could have won the World Cup. They won the game in Osaka. At that time, Kapil Dev was there. Yes, Kapil Dev. Kapil Dev. But guess what Clive Lloyd did? Yeah. After India beat West Indies, at Albion, Clive Lloyd said, we're not playing any more matches at this ground. They stopped playing West Indies game at Albion. India had more support there than they had in India. Well, Prime Minister, these guys, they all look up to India also. A lot of the young players today. And you know, Prime Minister just announced in the CARICOM meeting a special initiative for cricket where India is ready to train our young talent. And young girls. Help them. Yes, girls, yes. 11 from each country. Yes, 11 from each country. And that is, we just had a CARICOM heads meeting with Cricket West Indies to discuss this. I've been to India a few times and I totally love it. It's a quite diverse country. The capital city of Delhi is my favorite. I love the butter chicken and the naan. My Indian movies also, you know, Kuch Chota Hai is my favorite Indian movie. So Clive would want to do the honors of signing one of these bats for you. Wow. In the cricket, 4 generations there. Yes, 4, yes. Definitely, yes. Yeah. Wow, thank you. Pleasure. So Prime Minister, this one here you will see wow. all the players, the foreign players who played for the Amazon Warriors. And we're hoping that the Indian players will join the league also. Yes, someday. Someday, yes. Yes. There is no policeman here, please come. Always remember police. In India, people will love this event. Yes. How many of you played there in Ahmedabad? We show there. Yeah. So today, Ahmedabad is the world's largest stadium. Prime Minister Modi, what you're really looking for there is your blessings on this bat to make the Amazon Warriors get past the finals. Wow. They always get to the finals, but they don't get past the finals. So this bat, this signature on this bat has scored not only centuries, has scored the most important thing. Wow. That is love and honor and pride to all of humanity. Thank you. Thank you. With love and wow, excellent. Most memorable. Thank you. I'll keep it with me.
तो गयाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ उनकी मुलाकात हुई, इसके दृश्य आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ काफ़ी वक्त गुजारा, उनके साथ चर्चा की। खिलाड़ियों में जो सर्वकालिक महान खिलाड़ी क्लाइव लॉयड और कालीचरण जैसे जो है महान खिलाड़ी शामिल थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान के बाद मतगणना की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार? महायुति और महाविकास अघाड़ी में कौन है असरदार? झारखंड में किसके साथ सजेगा पार? इंडी गठबंधन करेगा वापसी या NDA बनेगा सरताज? यूपी विधानसभा उपचुनाव के सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे, होगा हर हार जीत का सटीक विश्लेषण। देखिए जनादेश 23 नवंबर को सुबह 7 बजे से लगातार सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय नतीजे ED न्यूज पर।